यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नाउ वी विल मूव ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 42। ठीक है, देखते हैं कैश बुक का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आने जा रहा है। सो दोस्तों, कैश बुक के बारे में अगर आपको मैं थोड़ा सा अगर बता दूं, सो सर ये कैश के इनफ्लोज और आउटफ्लोज का बजट है ना। वाई डू वी बजट कैश के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज? ताकि मुझे ये पता चल जाए कि भाई आउटफ्लोज के लिए सफिशिएंट इनफ्लो है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि आउटफ्लोज बहुत ज्यादा है और उस पर्टिकुलर पीरियड में मेरे इनफ्लोज ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। तो अगर हम लोग बजट के जरिए इसके बारे में पहले से एक आइडिया रहे तो कम से कम एक प्रिपेयर्ड तो रहेंगे हम लोग, है ना। देखो, एक बात याद रखना, नेगेटिव कैश तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन एक्सेस कैश इज ऑल्सो नॉट गुड। मतलब बहुत ज्यादा अगर आपके पास लिक्विड कैश पड़ा हुआ है, सो वो एवे ही थोड़ी ना ग्रो होने वाला है। तो अगर बहुत ज्यादा एक्सेस कैश है और वो भी मुझे पता है कितने पीरियड के लिए वैसा रहने वाला है, तो अकॉर्डिंगली मैं उस पैसों को खेल सकता हूं ना। आई मीन उसको मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, उससे कुछ पैसे कमा सकता हूं, है ना। तो ये सब आइडिया पाने के लिए हम लोग यहाँ पे कैश बजट बनाते हैं। ठीक है, चलिए। अब कैश बजट में मुझे कैसे कंफ्यूज किया जाएगा, यहां पे मैथमेटिकली घुमाया जाएगा। कहने का मतलब देखो, यहां पे सबसे मेन और मेजर एरिया जो होता है जिसको यूज किया जाता है घुमाने के लिए, वो है क्रेडिट सेल्स के कलेक्शंस या क्रेडिट परचेजेस के पेमेंट्स। ठीक है, अब क्रेडिट सेल मैंने कर तो दिया, अब मुझे कलेक्शन करना है। तो कलेक्शन क्या जरूरी है कि सेम मंथ में करूंगा या अगले ही मंथ में करूंगा या उसके अगले मंथ में करूंगा? डिपेंड करता है भाई। हो सकता है मैं कुछ हद तक इस मंथ कलेक्ट कर रहा हूं, कुछ हद तक अगले महीने, कुछ हद तक उसके अगले महीने में। तो हमें उसका एक रेशियो, एक परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। यहां खेल है इंटरप्रिटेशन का, दैट्स इट। यहां पे मैथमेटिकली तो घुमाया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हमें यहां पे करेक्ट इंटरप्रेट करते हुए कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग इन कैश बुक। अब उसी को क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 में। तो मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है सेल्स बजट। क्वेश्चन में सेल्स बजट दिया हुआ है फॉर द सेकंड क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर यानी अप्रैल, मई एंड जून, है ना। अप्रैल, मई एंड जून, ऐसा है। मतलब ये कैलेंडर ईयर बेसिस से बता रहे हैं हमें। ठीक है सर, तो सेकंड क्वार्टर हमेशा यही पीरियड होगा क्या? डिपेंड करता है भाई। अब आपका अगर ईयर शुरू हो रहा है फ्रॉम अप्रैल, देन अप्रैल, मई, जून विल बी द फर्स्ट क्वार्टर एंड जुलाई, अगस्त, सितंबर विल बी द सेकंड क्वार्टर। लेकिन यहां पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है अप्रैल, मई एंड जून, यानी ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। यहां पे बोला है ना सेकंड क्वार्टर। ठीक है, ओके। अब मुझे यहां पे दिया हुआ है सेल्स बजट, ये तीनों अमाउंट दिया हुआ है यहां पे। ओके, बहुत बढ़िया। क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड एज फॉलोज। ओके सर, तो यहां कुछ बोला है क्या कि ये कैश में है कि ये क्रेडिट में है? नहीं दिया है, ऐसा कुछ अभी फिलहाल तो नहीं कहा। अगर नहीं कहा तो मुझे आगे चल के इसके बारे में ढूंढना पड़ेगा कि कहीं दिया है क्या कि इतना कैश है और इतना क्रेडिट है। और अगर ऐसा कुछ ना दिया हो, देन इन दैट केस अज्यूम कर लेना कि 100% ऑफ द सेल्स आर ऑन क्रेडिट। ठीक है, चलो अभी देखो यहां पे 70% कलेक्ट हो जाता है इन द सेम मंथ। ओके, तो जिस मंथ का सेल है उसी मंथ में, जैसे ईयर मंथ 1 का सेल है तो मंथ 1 में ही कलेक्ट हो जाते हैं 70%। ठीक है, सेकेंड मंथ में कलेक्ट होते हैं 20%। सेकेंड मंथ में कलेक्ट हो जाते हैं 20%। ठीक है, फिर 8% इज कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ, यानी थर्ड मंथ में। देखो, इसका इधर 70%, इधर 20% और इधर कलेक्ट हो जाता है 8%। अब अगर आप टोटल देखोगे तो 98% ही हो रहा है ना। तो इसी का मतलब क्या हुआ, इसका एक और मैं ऐसे एक लाइन खींच रहा हूं 2%, एंड दिस इज नॉट कलेक्टेड। ठीक है, ऐसे ही मुझे दिया हुआ, देखिए वहां पे दिया हुआ है एंड 2% इज अनकलेक्टेबल। मिला आपको? 2% इज अनकलेक्टेबल। ओके, चलिए बढ़िया। अब मुझे और क्या बोला गया है? मुझे कहा गया है द अकाउंट्स रिसीवेबल। अरे भाई, क्रेडिट सेल्स है तो अकाउंट्स रिसीवेबल से तो रिलेशन रहेगा ही ना, डेटर्स, है ना। तो अकाउंट्स रिसीवेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड क्वार्टर इज 18,000, जिसमें से 3,600 represents uncollected Feb sales and 14,400 represents uncollected March sales। ठीक है, यहां पर थोड़ा मैथमेटिकली और लॉजिकली दोनों का सहारा लेते हुए थोड़ा घुमाने की कोशिश की गई है, तो देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, हाँ जी। अब मुझे क्या कहा गया है? कैलकुलेट द टोटल सेल्स फॉर फेब एंड मार्च। सर जी, यहां पे मुझे तो सिर्फ अप्रैल, मई और जून का ही सेल दिया हुआ था, फेब और मार्च का तो सेल दिया था नहीं, है ना। तो वो मुझे कैलकुलेट करना है। सर कैसे निकालूंगा? देखते हैं ना अभी थोड़ी देर में। ठीक है, और उसके साथ साथ मुझे कहा है कंप्यूट बजटेड कैश कलेक्शन फ्रॉम सेल्स फॉर ईच मंथ विदाउट प्रेजुडिस टू द आंसर टू पार्ट 1। यानी ये पार्ट 1 में जो भी आंसर निकला आपका, उसको इग्नोर करते हुए आपको यहाँ पे अज्यूम करना है कि फेब्रुवरी सेल्स 40,000 है, मार्च सेल्स 50,000 है। ये अज्यूम करते हुए आपको पूरा कैश कलेक्शंस कैलकुलेट करने हैं फॉर अप्रैल, मई एंड जून।
ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट यू सी हियर दैट व्हाटएवर इज द सेल, मतलब जैसे मैं अगर यहां पे आपको अलग से अगर आपको बताऊं, यहां पे देखो, एक मिनट, देखो, जैसे मान के चलो ये जैन का सेल है, सपोज जैन का सेल है, ठीक है, तो जैन का जो भी सेल है उसका 70% तो मैंने जैन में ही कलेक्ट कर लिया होगा, है ना, ओके। यानी कहने से कि जैन के सेल्स का 30% रिसीवेबल रह गया होगा, है ना। ये कब कलेक्ट हुआ होगा? फेब में। एक मिनट, फेब में पूरा नहीं हुआ होगा, फेब में कलेक्ट हुआ होगा 20%, यानी अब भी 10% रिसीवेबल रहा होगा। कुछ समझ रहे हो क्या हो रहा है? जो कलेक्ट हो गया वो हो गया, बाकी का रिसीवेबल, है ना। तो जो भी मेरा जैन का सेल है उसका 70% तो जैन में कलेक्ट हो गया होगा और जैन में उसका 30% रिसीवेबल रहा होगा, है ना। उसी तरह से फेब में मैंने और 20% कलेक्ट कर लिया, यानी इन टोटल 90% कलेक्ट कर लिया। तो फेब के एंड तक, यानी नेक्स्ट मंथ के एंड तक 10% रिसीवेबल रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद के मंथ में, यानी मार्च के मंथ में, हम और 8% कलेक्ट कर ले रहे हैं, है ना। बचे हुए 2% तो वैसे भी बैड डेट्स हो रहा है, तो वो तो वैसे भी मुझे इग्नोर करना है ना। तो सर जी अगर मैं बात करूं तो ये कैसा हो रहा है? 70% इन द सेम मंथ, 20% इन द नेक्स्ट मंथ एंड 8 एंड 2% इन द लास्ट मंथ। ये इस तरह का पैटर्न है ना। अब मुझे इसी तरह से यहां पे सोचना है। कैसे सोचना है? चलिए देखिए, मुझे जानना है फेब और मार्च, ये 2 महीने का सेल, ठीक है, ओके। मुझे क्वेश्चन में अप्रैल महीने का, देखो यहां पे बोला है बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर इज अप्रैल मई जून, बिगिनिंग यानी अप्रैल, अप्रैल महीने का मुझे यहां अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है 18,000, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं सर अप्रैल महीने में जो अकाउंट रिसीवेबल था वो था कितना था? 18,000, ठीक है। अब ये 18,000 में से 3,600 फरवरी को के सेल्स को बिलोंग कर रहे थे और 14,400 मार्च के सेल को बिलोंग कर रहे थे, ऐसा मुझे बोला गया है ना। तो ये 18,000 में से 3,600 ये सेल को बिलोंग कर रहा है और 14,400 ये वाले सेल को बिलोंग कर रहा है ना, ओके। अब कहना है कि जो भी फेब का सेल रहा होगा उसका 70% तो फेब में ही कलेक्ट हो गया होगा, है ना। ये तो मेरे काम का है नहीं, कलेक्ट हो गया तो वो रिसीवेबल थोड़ी ही रहा है ना। अब उसके बाद प्लस 20% मार्च में कलेक्ट हो गया होगा, ये भी मेरे काम का है नहीं क्योंकि ये मार्च में ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है। अप्रैल में अगर रिसीवेबल होगा तो कितना होगा? कहने से 70 और 20 तो हो गए, यानी 90% हो गया, तो जो बचेगा दैट हैज टू बी 10% ऑफ द सेल्स। कुछ समझ में आ रहा है? यानी ये जो 3,600 है ये रिप्रेजेंट करता है 10% ऑफ फरवरी का सेल्स, है ना। अब अगर 10% 3,600 है तो फेब का सेल कितना रहा होगा? कैन आई से 36,000, है ना। 3,600 डिवाइडेड बाय 10%, ये अभी कैलकुलेट हो जाता है। 3,600 अगर 10% है तो टोटल 36,000 ही तो होगा, ठीक है। समझे कैसे किया? अब इसी तरह से जरा सोचो, मार्च का जो भी सेल रहा होगा, मुझे पता नहीं फिलहाल क्या है, लेकिन इस सेल का कहने से 70% तो मार्च में ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका होगा, है ना। तो अगर अप्रैल महीने में रिसीवेबल है, कहना से पूरे 30% रिसीवेबल है ना। दिस इज द सेकेंड मंथ, सो 30% इज 14,400। ये जो 14,400 है ये रिप्रेजेंट करता है 30%। तो फिर मार्च का टोटल सेल कितना रहा होगा, है ना। सो इट विल बी 14,400 डिवाइडेड बाय 30%, है ना। करके देखो कितना आ रहा है? 48,000। सो दैट मस्ट हैव बीन द सेल्स ऑफ मार्च। कुछ समझे क्या हुआ, है ना। देखिए मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, अप्रैल में ये जो 18,000 है इसमें से 3,600 फेब के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 14,400 मार्च के रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? रिसीवेबल। तो मुझे बस परसेंटेज टर्म्स में निकालना है कितना रिसीवेबल है। सर फेब के सेल का 70% फेब में, 20% मार्च में, यानी 90% कलेक्ट हो चुका है। तो अप्रैल में जो बैलेंस रहा होगा फेब के सेल का, दैट हैज टू बी 10%। तो 3,600 इज 10%, ठीक है। और उसी तरह से मार्च के सेल का 70% मार्च में कलेक्ट हो गया होगा। अब मैं अप्रैल महीने में तो हूं, तो सर मार्च का
पूरे 30% सेल्स अभी भी अनकलेक्टेबल रह गए होंगे। सो वो जो 14,400 है दैट रिप्रेजेंट्स 30%। बस उससे मल्टीप्लाई करके मतलब डिवाइड करके मैं पहुंच गया टू फेब एंड मार्च का ओरिजिनल सेल्स। ठीक है, आई होप दैट हेल्प्ड राइट। ये देखिए यहां पर इन्होंने इक्वेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। प्रेजेंटेशन इज अप टू यू, आप यहां पे कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, मेन बात यह है कि मुझे आना चाहिए कैलकुलेशन क्या है। ठीक है, ओके ये हुआ। अब अगले क्वेश्चन में मुझे कहा गया है कि अब अज्यूम करो, ये जो आंसर है इसको इग्नोर कर दो। इन्होंने कहा कि आप अज्यूम करो कि फेब का सेल 40,000 है, मार्च का सेल 50,000 है, तो कितना कलेक्शन हुआ होगा ये कैलकुलेट करके बताओ फॉर अप्रैल एज वेल एज मई एज वेल एज जून, है ना। चलो आराम से। अब मैं अगर इसका कैलकुलेशन करूंगा तो कैसे करूंगा, देखो मैं यहां पे फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, ऐसे मैंने सारे कॉलम्स यहां पे बना लिए। ठीक है, हाँ जी। अब जो भी मेरे सेल है, अब देखो कुछ दिया नहीं है तो मैं इसको 100% क्रेडिट सेल्स अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, इसका 70% सेम मंथ में कलेक्ट हुआ होगा, 20% नेक्स्ट मंथ में कलेक्ट हुआ होगा, 8% उसके अगले महीने कलेक्ट हुआ होगा और 2% तो कलेक्ट ही नहीं हुआ होगा। ठीक है, ओके। अब मुझे फेब का सेल कितना बोला गया है, मुझे फेब का सेल बोला गया है 40,000 लेने के लिए, मार्च का 50,000 है ना, ये 40,000 है और ये 50,000 है। ठीक है, साथ ही साथ मुझे अप्रैल मई और जून के सेल्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अप्रैल मई जून के 45,000, 50,000 एंड 60,000, 45,000, 50,000 एंड 60,000। ठीक है, ओके। अब फेब का 70% मैंने फेब में कलेक्ट कर लिया होगा, लेकिन मैं फेब का बजट नहीं बना रहा हूं इसलिए मैं इसे इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है, फेब के सेल का 20% मैंने मार्च में कलेक्ट किया होगा, लेकिन अगेन मैं मार्च के लिए भी बजट नहीं बना रहा हूं, मैं इग्नोर कर रहा हूं। तो फेब के सेल का कहने से 8% अप्रैल में कलेक्ट हुआ होगा सर, है ना। तो 40,000 का 8% कितना आता है, 3,200, ये कलेक्ट हुआ होगा अप्रैल महीने में। ठीक है, इसी तरह से अब मैं मार्च के सेल की बात करता हूं। मार्च के सेल का 70% तो मार्च में ही कलेक्ट हो गया होगा, आई डोंट नीड दैट। व्हाट आई नीड इज मार्च के सेल का कहने से 20% कलेक्ट हुआ होगा अप्रैल में, है ना। तो मार्च के सेल का 50,000 का 20% कितना हुआ, 10,000, ये हमने कलेक्ट किया होगा अप्रैल महीने में, है ना। अब अप्रैल के सेल में आ रहा हूं। अप्रैल के सेल का 70% यानी 45,000 का 70% मैंने कलेक्ट किया होगा अप्रैल महीने में, यानी 31,500 में। अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है चलो 31,500, ठीक है 31,500। अब मैं एक इस 31,500 में थोड़ी देर में लौट के आ रहा हूं, मैं एक चीज पहले कंप्लीट कर लूं। देखो ये मार्च के सेल का 70% मैंने मार्च में कलेक्ट किया होगा, 20% मैंने अप्रैल में कलेक्ट किया होगा और 8% मैंने उसके अगले महीने यानी मई महीने में कलेक्ट किया होगा। सो 50,000 का 8% यानी 4,000 रुपए मैंने कलेक्ट किया होगा इन द मंथ ऑफ मई, है ना। 50,000 का 70 सेम मंथ में, 20% अगले मंथ में और 8% उसके अगले मंथ में, बचे हुए 2% तो कलेक्ट ही नहीं हुए। ठीक है, अब इसी तरह से ये अप्रैल का सेल है 45,000, इसका 70% 45,000 इंटू 70% 0.7, ये 31,500 मैंने कलेक्ट किया होगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, और 20% कलेक्ट किया होगा उसके अगले महीने यानी इन द मंथ ऑफ मई। सो कहां गया भाई, 50,000 इंटू 20%, अरे 10,000 रुपए, ठीक है छोड़ो। हाँ जी, तो ये मैंने 70% तो यहां पे कलेक्ट कर लिया, इसका 20% यानी 10,000 रुपए मैंने कलेक्ट किया होगा यहां, और 45,000 का 8% इंटू 8% यानी 3,600 ये मैंने कलेक्ट किया होगा यहां, है ना। अब इसी तरह से 50,000 का 70% 50,000 इंटू 70% यानी 35,000 मैंने कलेक्ट किया होगा यहां, है ना। 20% उसके अगले महीने में, सो 20% अगेन कम्स टू 10,000। एक मिनट, मैंने कुछ गलत किया कहीं तो भी कुछ तो भी गलत किया मैंने। हाँ जी, मैंने 45,000 का 20% गलत कैलकुलेट किया। हाँ जी, ये 9,000 है, सॉरी। ठीक है, ये 9,000 है, ये 10,000 नहीं है। एक मिनट, मैं इसे करेक्ट कर लेता हूं, 9,000 रुपए। ठीक है, ये 45,000 का 9% था। उसी तरह से 50,000 का 70% 35,000 मैंने सेम मंथ में कलेक्ट किया, फिर 20% यानी 10,000 मैंने जून मंथ में कलेक्ट किया और 8% जुलाई में कलेक्ट किया होगा, बट आई एम नॉट मेकिंग द बजट फॉर जुलाई।
सिमिलरली 60,000 का 70%, 60,000 का 70% कितना होता है? ये होता है 42,000। ये मैंने कलेक्ट किया होगा इन द मंथ ऑफ जुलाई, और बचा हुआ कलेक्ट किया, सॉरी इन द मंथ ऑफ जून, बचा हुआ कलेक्ट किया होगा इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सो ऑन। ठीक है, मेरा उसके कोई लेना देना नहीं है। सो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल कलेक्शन जानना चाहता हूं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून, तो ये कितना रहा होगा? 31,500 प्लस 10,000 प्लस 3,200, ये कलेक्शन रहा होगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। 35,000 प्लस 9,000 प्लस 4,000, ये कलेक्शन रहा होगा इन द मंथ ऑफ मई। 42,000 प्लस 10,000 प्लस 3,600, ये कलेक्शन रहा होगा इन द मंथ ऑफ जून। तो यही है वो कैलकुलेशन जो आपको मेनली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, दिस इज द मेन कैलकुलेशन। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड था। अगर आप लोग ध्यान से इसे कैलकुलेट, इनका प्रेजेंटेशन जरूर अलग है लेकिन कैलकुलेशन इज सेम, और अगर ओवरऑल आंसर आप देखोगे तो ये बराबर इसके साथ मैच करेगा। ठीक है, सो अब एक बार आप लोग अच्छी तरह से इस कैलकुलेशन को देखिए। प्रेजेंटेशन आप ऐसा भी रख सकते हो, प्रेजेंटेशन आप ऐसा भी रख सकते हो, कैसा भी रखो, दैट्स ओके, इट्स एन इंटरनल बजट, बट यस कैलकुलेशंस बिल्कुल एक्यूरेट होना जरूरी है। ठीक है, सो दोस्तों इसको इमीडिएटली आपको अच्छे से लिख के एक बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देख लीजिए इसे, और हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 43। ओके, चलिए बाय बाय।